अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं अपने 50 to 100 जो बायोकेमिस्ट्री के क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। फर्स्ट 50 हम कर चुके हुए हैं। जो जर्नल क्वेश्चन थे जिसमें हमने क्रब साइकिल देखा, ग्लाइकोलिसिस देखा और डिफरेंट प्रोसीजर्स जो थे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस देखा, और जो जर्नल क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट 50 हम कर चुके हुए हैं। आज हम देखेंगे 50 to 100 जो क्वेश्चंस हैं जो इससे क्लिनिकल रिलेटेड हैं, डिजीज़ जो आती हैं बायोकेमिस्ट्री की, वो देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है 51। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डायरिया presents with hypoproteinemia, edema, and a low serum albumin level. What is the most likely biochemical abnormality underlying these symptoms? कंडीशन आप देखेंगे इसके अंदर कि पेशेंट क्या है, क्रॉनिक डायरिया में है, और क्रॉनिक डायरिया मतलब काफ़ी अरसे से उसको डायरिया चल रहा है। अब उसको हाइपोप्रोटीनीमिया हो चुका हुआ है, एडीमा है और लो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है। बायोकेमिकल एब्नॉर्मैलिटी कौन सी है वाली? ऑप्शंस हैं आपके पास: ए हाइपोएल्ब्यूनीमिया, बी हाइपरलिपिडीमिया, सी हाइपरबिलीरुबिनीमिया, डी हाइपरग्लाइसीमिया। तो लो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल आपको खुद ही बता रहा है यहाँ पे कि कौन सी कंडीशन है आपकी। ए हाइपो एल्ब्यूनीमिया, क्योंकि हाइपो मतलब कम, एल्ब्यूमिन का लेवल कम है, ईमिया इस फॉर योर ब्लड, इनटू योर ब्लड आपका क्या है, कम है आपका एल्ब्यूमिन लेवल। और वो क्यों है? क्योंकि क्रॉनिक डायरिया की वजह से प्रोटीन लॉस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपो एल्ब्यूनीमिया हो सकता है, एडीमा हो सकता है, क्योंकि ऑनकॉटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपको कंडीशन भी दिखाई हुई है जिसके अंदर पेटेंट एडीमा भी शो कर सकता है पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अ 6 month old infant presents with hypoglycemia, lactic acidosis and hepatomegaly. The infant's urine contains elevated amount of glucose and galactose. What is the likely diagnosis? अब 6 month old infant है, आपने एज देखनी है, हाइपोग्लाइसीमिया देखना है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, साथ में पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस है, हिपैटोमेगैली है। इन्फेंट्स के यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रहा है, इसका मतलब ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज था जो कि पास आउट हो रहा है यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब यानी कि आपका इनटेक प्रॉपर है, आप ले तो ग्लूकोज रहे हैं डाइट के अंदर, लेकिन आपका यूरिन में पास आउट हो रहा है। इसीलिए ब्लड अब क्या शो कर रहा है, ब्लड ये शो कर रहा है कि आपके ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है, लेस ग्लूकोज लेवल इनटू योर ब्लड, और क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस भी साथ में शो कर रहा है। प्लस आपके पास एक और पॉइंट है हिपैटोमेगैली का। अब इसके पास आपके पास ऑप्शंस हैं: ए गैलेक्टोसीमिया, बी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, सी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, डी मेपल सिरप यूरिन डिजीज। अब इस केस के अंदर आपके पास है करेक्ट आंसर बी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 1, जिसे वॉन गिरकी डिजीज कहते हैं। इसके अंदर आपको हिपैटोमेगैली भी मिलती है, लैक्टिक एसिडोसिस भी मिलता है, और साथ में आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलता है। ये नहीं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, आपके पास जो आती हैं इसकी जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं, नियर अबाउट 20 हैं। यहाँ पे आपको जो है मेरे ख्याल से 7 to 9 इनलिस्ट की गई हैं। फर्स्ट 7 का मैं आपको निमोनिक भी याद करवा देती हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है ये टाइप्स के नाम देख लें और साथ में इनके की सिम्टम्स थोड़े से याद कर लें, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। टाइप 1 आप देखेंगे, वॉन गिरकियस डिजीज़ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए यूरिन के अंदर वो पास आउट हो रहा है, आपका ग्लूकोज भी गैलेक्टोज भी आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ही आपके ब्लड के अंदर अब क्या है, लो ग्लूकोज लेवल डेवलप हो गया है। इसीलिए सुएर हाइपोग्लाइसीमिया है, और इनलार्ज लिवर है, वही हिपैटोमेगैली है। लिवर और किडनीज इफेक्ट होती हैं इस केस के अंदर। टाइप 2 की बात करेंगे, पॉम्स डिजीज़ कहलाती है। एसिड अल्फा जो ग्लूकोसिडेज है, इस एंजाइम की कमी होगी, एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी हो जाएगी, ये भी एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। हार्ट के स्केलेटल मसल्स और लिवर, ये सारे इफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। मसल वीकनेस आएगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी साथ मिलते हैं आपको। थर्ड की बात की जाए, कोरी डिजीज़ है, फोरबीज डिजीज़ भी से कहते हैं। डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये आपके पास इसकी डेफिशिएंसी होती है। लिवर और साथ में आपके मसल्स इफेक्ट होंगे, इसके अंदर भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया, इनलार्ज लिवर और साथ में मसल वीकनेस, इसमें आपने याद रखना है, इसमें मसल वीकनेस आपको साथ मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे आपकी फोर्थ टाइप की, एंडरसन्स डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, आपका लिवर और मसल्स दोनों इफेक्ट होंगे, लेकिन इसके अंदर लिवर की सिरोसिस होगी और मसल वीकनेस होगी।
कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे इसके अंदर अब सिरोसिस है। उसके बाद फिफ्थ की बात करेंगे, आप मेकार्डल डिजीज़ कहते हैं फिफ्थ को, और मसल फॉस्फोरिलेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये मसल्स को इफेक्ट करेगा। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, यानी कि पेशेंट ज़्यादातर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, उसका मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, उसकी मसल्स वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी मसल सारी इन्फेक्ट है, मसल फॉस्फोरिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, और पेशेंट मसल क्रैम्प्स फील करेगा। उसके बाद है सिक्स टाइप, हर्स डिजीज़ कहलाती है। लिवर फॉस्फोरिलेज आपका इसमें एब्सेंट है, इसलिए लिवर इफेक्ट होगा। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया और साथ में क्या है, हिपैटोमेगैली या इनलार्ज लिवर आपको इस केस के अंदर मिलता है। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, माइल्ड कंडीशन पे है, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ लिवर फॉस्फोरिलेज एंजाइम था, उसकी डेफिशिएंसी थी, तो लिवर इफेक्ट होगा इस केस के अंदर ज़्यादातर। सेवेंथ की बात करेंगे, टारोइस डिजीज़ कहलाती है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है वो नहीं होगा। मसल्स प्लस रेड ब्लड सेल्स आपके इफेक्ट होंगे, इसके अंदर भी एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है और मसल क्रैम्प्स हैं, लेकिन इसमें आपने RBCs याद रखनी है कि वो भी इफेक्ट होंगे इस केस के अंदर। जब आप टारोइस डिजीज़ और मेकार्डल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आगे भी इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। एंजाइम्स इनका याद रखना, और ये भी याद रखना है कि टारोइस डिजीज़ में क्या है, RBCs इफेक्ट होंगे, और दोनों की सिम्टम्स में क्या है, आपकी एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और मसल क्रैम्प्स हैं। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको ये दोनों डिजीज़ पता होनी चाहिए। 9 की बात करेंगे, फॉस्फोरिलेज काइनेज डेफिशिएंसी के अंदर फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, लिवर और मसल्स दोनों इफेक्ट होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया इन लार्ज लिवर मिलता है। 11 की बात की जाए, LDH डेफिशिएंसी है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होंगी, मसल्स इफेक्ट होंगे, मसल पेन क्रैम्पिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज फील होगी। अच्छा, ये रहा आपके पास निमोनिक। यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट की जगह आपने जो चीज़ करनी है वो है ग्रेट। हम क्योंकि घीर की कर रहे हैं तो यहाँ आप करेंगे ग्रेट, GREAT। ग्रेट पीपल कैन ऑलवेज मेक हेल्दी ट्रीटमेंट्स, ये आपने निमोनिक याद रखना है। ग्रेट पीपल, इंपॉर्टेंट को यहाँ से आप काट दें। ग्रेट पीपल कैन ऑलवेज मेक हेल्दी ट्रीटमेंट्स, क्योंकि G आ जाएगा आपका गियरकीज डिजीज़, P से आपका पीपल पॉम्प्स डिजीज़, C से कैन का कोरिस डिजीज़, A ऑलवेज का एंडरसन्स डिजीज़, मेक मेकार्डल्स डिजीज़, हेल्दी का हर्स डिजीज़, ट्रीटमेंट के लिए टारोइस डिजीज़। तो फर्स्ट 7 के आपको नाम मेंशन किए हुए हैं, फर्स्ट 6 के 1 2 3 4 5 6 7 के, तो ये फर्स्ट 7 आपने याद रख लेने हैं। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा आगे भी इस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करना, इस तरह के MCQ सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पे अब हम ऑप्शंस अगर देखेंगे अपने, कि ऑप्शंस देखे जाएं कि हमारे पास चारों ऑप्शन दिए हुए थे। गैलेक्टोसीमिया, ये ऑप्शंस अब हम डिस्कस कर रही हैं कि आपके पास ऑप्शन था गैलेक्टोसीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 1 डिजीज़, साथ में फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, और साथ में आपके पास मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। अब इन चारों में जो डेफिशिएंसी है वो याद कर लें। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसे हम गैल के नाम से कह रहे हैं, यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये क्या है, इसमें डेफिशिएंसी है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 में हमने देख लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी थी। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में एल्डोलेस B की डेफिशिएंसी है। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज BCKD एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात की जाए तो गैलेक्टोसीमिया के अंदर लिवर, आइज, ब्रेन। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में लिवर और किडनीज। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में लिवर और इंटेस्टाइन्स। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर मसल्स प्लस ब्रेन। और सिम्टम्स की बात की जाएगी तो गैलेक्टोसीमिया के अंदर जॉन्डिस, कैटरैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 की बात की जाए तो फिर स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया है, इनलार्ज लिवर है, हिपैटोमेगैली है। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की बात की जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया, साथ में एब्डोमिनल पेन और नोजिया है। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ की बात की जाएगी तो स्वीट स्मेलिंग यूरिन जो इसका क्लासिकल फीचर है वो मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और कीटो एसिडोसिस मिलेगा। तो ये चारों ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए जो कि हमें प्रेजेंट किए गए थे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट किडनी स्टोन्स इज फाउंड टू हैव हाई यूरिनरी कैल्शियम लेवल्स एंड लो सीरम कैल्शियम, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। क्वेश्चन देखें कि बार बार क्या हो रहा है, रिकरेंट किडनी स्टोन्स हैं, बार बार किडनी स्टोन्स हो रही हैं पेशेंट को, और हाई कैल्शियम लेवल है आपका यूरिन के अंदर, जबकि ब्लड के अंदर लो सीरम कैल्शियम है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, B रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, C विटामिन D डेफिशिएंसी, D हाइपर कैल्सीयूरिया। तो इस केस के अंदर जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है D हाइपर कैल्सीयूरिया, कि इसके अंदर क्या है, वैसे तो कंडीशन खुद भी बताई थी, हाई यूरिन कैल्शियम लेवल, कि यूरिन के अंदर हाइपर इज फॉर हाई,
कैल्सी का कैल्शियम है आपका, कैल्सी यूरिया मतलब यूरिन के अंदर, तो इंक्रीज आपका लेवल हो चुका है यूरिन के अंदर किसका, कैल्शियम का। तो आपका करेक्ट आंसर डी है। हाइपर कैल्सीयूरिया इज कैरेक्टराइज बाय एलिवेटेड कैल्शियम लेवल्स इन यूरिन कॉमनली एसोसिएटेड विद रिकरेंट किडनी स्टोन्स। इसी के अंदर क्या होते हैं, बार बार किडनी स्टोन्स बन रही होती हैं। इन दिस केस हाई यूरिनरी कैल्शियम एंड लो सीरम कैल्शियम सजेस्ट आइसोलेटेड हाइपरकैल्सीयूरिया विच कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। इसी की वजह से क्या होता है कि जब बार बार आपका यूरिन कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, सीरम का, आपके ब्लड सीरम का या लो सीरम कैल्शियम लेवल, ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके किडनी स्टोन्स बार बार हो सकती हैं। अगर हम प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की बात करेंगे तो ये एसोसिएट करता है विद हाई सीरम कैल्शियम लेवल। उसके अंदर क्या होगा, हाई सीरम कैल्शियम लेवल होगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की बात करें तो उसके अंदर किडनी स्टोन्स पॉसिबल हैं, लेकिन बट डज नॉट टिपिकली प्रेजेंट विद हाई यूरिनरी कैल्शियम। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, स्टोन्स तो हो सकते हैं लेकिन आपका हाई यूरिनरी कैल्शियम नहीं हो सकता या लो सीरम कैल्शियम नहीं होना, इनके चांसेस बहुत कम हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात की जाए, इट यूजुअली रिजल्ट्स इन लो कैल्शियम लेवल इन बोथ सीरम एंड योर यूरिन। इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होगा, आपका लो लेवल प्रेजेंट होगा, सीरम के अंदर भी और आपके इसके यूरिन के अंदर भी। ये रहा आपके पास इन चारों का डिफरेंस आपको प्रेजेंट किया गया है कि आपके प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल हाई है और आपका यूरिनरी कैल्शियम लेवल हाई है। आपके रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर आपका सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल या फिर लो होगा, यूरिनरी वेरिएबल हो सकता है। विटामिन डी के अंदर दोनों ही लो हैं। हाइपरकैल्सीयूरिया के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल लो होगा या नॉर्मल भी हो सकता है और यूरिन का हाई होगा। एसोसिएटेड फीचर्स की बात की जाए, हाइपरपैराथायराइडिज्म के अंदर हाइपरकैल्सीमिया, किडनी स्टोन्स, बोन पेन, फटीग ड्यू टू एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की बात की जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी स्टोन्स पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पोटाशियम की बात की गई है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात की जाए, लीड्स टू लो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन पेन, मसल वीकनेस, समटाइम्स रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। हाइपरकैल्सीयूरिया की बात की जाए, रिकरेंट किडनी स्टोन्स, बार बार किडनी स्टोन्स का होना, रिकरेंट का वर्ड भी आपको एक क्या है, हिंट दे रहा है कि आपका जो आंसर है वो हाइपरकैल्सीयूरिया होगा। टिपिकली विदाउट एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल, तो इस केस के अंदर कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल का बढ़ना मतलब ज़्यादातर पॉसिबल है ही नहीं। इसके अंदर लो होगा या नॉर्मल रहेगा, हाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 54। अ 40-year-old woman with history of heavy menstrual bleeding and easy bruising is found to have prolonged active partial thromboplastin time APTT but normal prothrombin time. What is the likely deficiency? अब यहाँ पे आपके पास जो की पॉइंट्स है दैट इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ईजी ब्रूजिंग और साथ में क्या है आपका जो प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड या ये एपीटीटी टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है और पीटी टाइम नॉर्मल है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ए हीमोफीलिया ए, उसके बाद बी हीमोफीलिया बी, सी वॉन विलेब्रेंड डिजीज़, डी विटामिन के डेफिशिएंसी। करेक्ट आंसर आपके पास सी वॉन विलेब्रेंड डिजीज़ इज़ योर राइट आंसर। इसके अंदर जो आपका प्रोलॉन्ग एपीटीटी होता है, नॉर्मल पीटीटी होता है, लेकिन इसकी जो और क्लासिकल साइंस में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है और इजी ब्रूजिंग आती है। प्रोलॉन्ग एपीटी विद नॉर्मल पीटीटी सजेस्ट एन इशू विद इंट्रिंसिक pathway of coagulation. Von Willebrand disease can cause heavy menstrual bleeding, easy bruising due to defects in von Willebrand factor which affects platelet function and stabilizes factor 8 leading to prolonged APTT. ये याद रखना है कि प्लेटलेट फंक्शन को अफेक्ट करेगा आपका जो है वॉन विलीब्रैंड डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर वॉन विलीब्रैंड फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसी के फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। चारों को भी हम डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी की बात की जाए, प्रोलॉन्ग एपीटीटी मिलता है लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर जॉइंट ब्लीड मिलेगा, ना कि मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास विटामिन के डेफिशिएंसी, उसके अंदर दोनों ही अफेक्ट होंगे, एपीटीटी टाइम भी और साथ में पीटी टाइम भी, इसीलिए इसके अंदर नॉर्मल पीटी होने की वजह से विटामिन के रूल आउट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीड की वजह से आपका हीमोफीलिया ए और बी भी रूल आउट हो जाता है। अच्छा, ये रहा आपका टेबल जिसके अंदर हमने सारे डिस्कस किए हैं। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या है, आपका फैक्टर 8 अफेक्टेड है। हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 अफेक्टेड है। वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ के अंदर वॉन विलीब्रैंड फैक्टर अफेक्टेड है। विटामिन के की डेफिशिएंसी आपका फैक्टर 2, आपका 7, आपका 9 और 10 ये सारे अफेक्ट कर सकती है। कॉजेज़ और डेफिशिएंसी की बात की जाए, हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर 8 ही डेफिशिएंसी उसकी हो जाती है। हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। इसके अंदर डिसफंक्शन ऑफ विलीब्रैंड फैक्टर होता है या डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन के अंदर इनसफिशिएंट विटामिन के इनटेक है। अगर इनके सिम्टम्स की बात की जाए तो आपकी हीमोफीलिया ए के अंदर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, ईजी ब्रूजिंग है लेकिन जॉइंट ब्लीडिंग है। हीमोफीलिया बी भी सेम सिम्टम शो करेगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है लेकिन जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। वॉन विली ब्रांड के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आती हैं, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आती है और ईजी ब्रूजिंग आएगी। विटामिन के डेफिशिएंसी के अंदर ईजी ब्रूजिंग होगी लेकिन साथ में ब्लीडिंग आपकी शो होती है और इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम और साथ में एपीटीटी टाइम भी। तो ये आपका क्वेश्चन 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। अ पेशेंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज presents with elevated levels of lipoprotein, what is the most likely genetic cause? अब पेशेंट है उसके अंदर क्या है, आपके कार्डियोवास्कुलर फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की और उसके अंदर लाइपोप्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो क्या जेनेटिक कॉज हो सकती है? A. Genetic variation apolipoprotein, B. Hyperlipoproteinemia type 2, C. Familial hypertriglyceridemia, D. Familial combined hyperlipidemia. Correct answer है A. Genetic variation apolipoprotein. Elevated lipoprotein A levels are often due to genetic variations in apolipoprotein A which can increase cardiovascular risk. ये रहा आपके पास टेबल जो इन सारों को डिस्कस कर रहा है, इनके डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले कंडीशन देखी जाए जेनेटिक वेरिएशन इन एपोलाइपो प्रोटीन की, वेरिएंट्स इन एलपीए जीन अफेक्टिंग लाइपोप्रोटीन लेवल्स, इंक्रीज लाइपोप्रोटीन लेवल ब्लड में पाए जाएंगे और एलिवेटेड रिस्क ऑफ आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसके अंदर होता है। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया क्या है? एलिवेटेड लो डेंसिटी एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल, इसमें एलडीएल आपका बढ़ जाएगा, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रोल होगा। इसके अंदर की फीचर इसका यही है कि इसके अंदर क्या मिलेगा? हाई एलडीएल कोलेस्ट्रोल और साथ में प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या आर्थरोस्क्लेरोसिस मिलेगा, यानी कि पूरी डेवलप हुई नहीं मिलेगी आपको हिस्ट्री, प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री मिल सकती है। फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के अंदर एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादातर होता है लेकिन इसमें पेनक्रेटाइटिस के चांसेस होते हैं। फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया के अंदर इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड होगा, एलिवेटेड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इसके भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। जो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर लाइपोप्रोटीन लेवल बढ़ेगा तो जेनेटिक वेरिएशन एपोलिपोप्रोटीन वाली डिजीज़ है, अगर आपके हाई एलडीएल बढ़ेगा तो आपका हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया टाइप 2 है, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा तो फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और अगर ये एसिम्प्टोमेटिक भी है तो फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिड। अच्छा, एपोलिपोप्रोटीन की बात की जाए तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, एपो की जो टाइप बी है, एपो टाइप C1, एपो सी टाइप 2, एपो सी टाइप 3, एपो ई टाइप। अब इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स की लोकेशन की वेरिएशन है, आपने अगर याद रखना है एडवांस लेवल का एग्जाम है तो देखिएगा इसे, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। क्रोमोसोम 11 जो है आपका इफेक्ट हो रहा है 1 टाइप में, इसके क्रोमोसोम 11 आपका इफेक्ट होगा एपो ए टाइप 1 में, क्रोमोसोम 1 होगा एपो ए 2 में, क्रोमोसोम 2 होगा आपका एपो बी में, क्रोमोसोम 19 होगा C1 में, क्रोमोसोम 11 होगा एपो C2 में और क्रोमोसोम 11 होगा एपो C3 में, उसके बाद क्रोमोसोम 19 होगा एपो ई में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही याद रख लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें जेनेटिक वेरिएशन की, यहाँ पे आपको बताया हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि इस टाइप में क्या चीज़ एलिवेटेड मिलेगी, तो ये याद रखना है कि एपोलिपोप्रोटीन में जब हमने बात की है इसके अंदर क्या है, लाइपोप्रोटीन सिर्फ इसके अंदर एलिवेटेड है, बाकी के अंदर नो, नो और नो, सब में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। Question number 56 देखेंगे। A 55-year-old patient with a history of chronic liver disease presents with elevated serum ammonia levels and neuropsychiatric symptoms. What is the likely diagnosis? Patient है, उसकी हिस्ट्री क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की है, अब एलिवेटेड सीरम अमोनिया यानी लिवर की क्या हो रही है, लिवर की ऑलरेडी डिजीज़ है काफ़ी अरसे से है, अब अमोनिया क्या है, सीरम लेवल राइज कर चुका है और साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, बी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, सी विल्सन्स डिजीज़, डी हाइपर अमोनीमिया। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, क्योंकि उसी के अंदर क्या होगा, आपका लिवर डिसफंक्शन होने की वजह से आपको एलिवेटेड सीरम अमोनिया मिलेगा और साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स मिलते हैं। चारों को अगर हम डिस्कस करें तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के अंदर लिवर डिसफंक्शन है लीडिंग टू अमोनिया एक्यूमुलेशन, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन है, कन्फ्यूजन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एस्टेरेक्सिस और
स्टेरिक्सिस की बात की जाए तो एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके हैंड की पोजीशन मेंटेन नहीं रखती, मतलब कि आप पेशेंट से एक मूवमेंट ख़ास परफॉर्म करवाते हैं वो नहीं कर सकते। एक फ्लैपिंग मूवमेंट आ जाती है, जर्की मूवमेंट आ जाती है, एक मूवमेंट से रिलेटेड है जो आपके ट्रेमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या आपके मूवमेंट डिसफंक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसके अंदर जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है। यूरिया साइकिल एंजाइम्स की एलिवेटेड अमोनिया लेवल्स होता है, लेकिन इसमें लेथार्जी, वॉमिटिंग और साथ में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिल सकते हैं। विल्सन्स डिसीज़ की बात की जाए तो एक जेनेटिक डिफेक्ट अफेक्टिंग कॉपर मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अंदर कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है लिवर के अंदर और ब्रेन के अंदर। लिवर डिजीज़ है, साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। अच्छा, इस चीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है आपका विल्सन्स डिसीज़ में वो है केजर फिशर रिंग्स। ये जो आपके केजर फिशर रिंग्स हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है विल्सन्स डिजीज़ में। इसकी मैं आपको पिक्चर अभी शो कर देती हूँ। हाइपर अमोनीमिया की बात की जाए तो एक्सेस अमोनिया फ्रॉम लिवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसके अंदर भी अमोनिया का लेवल राइज कर जाता है ब्लड के अंदर। कन्फ्यूजन है, सीजर्स हैं, लेथार्जी है और पोटेंशियल ब्रेन डैमेज भी इस कंडीशन के अंदर हो सकता है आपका। ये आपका की डिफरेंसेस बिटवीन योर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और हाइपर अमोनीमिया, क्योंकि विल्सन्स डिजीज़ के भी एक आपके पास ख़ास कह लें कि मतलब कि सिम्टम्स है जिसके अंदर केसर फिशर रिंग्स आ जाती हैं। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के अंदर भी आपको डिफरेंट सिम्टम्स मिलते हैं। इस केस के अंदर अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो है हाइपर इंसेफेलोपैथी और हाइपर अमोनीमिया के अंदर। जो आपका हिपैटिक इंसेफेलोपैथी है उसके अंदर डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन और इसके अंदर एक्सेसिव अमोनिया आ जाता है आपके ब्लड के अंदर हाइपर अमोनीमिया के अंदर। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की वजह से, एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से, ब्लड शंटिंग की वजह से होगी, जबकि आपकी हाइपर अमोनीमिया यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, लिवर फेलियर की वजह से भी हो सकती है। अमोनिया का लेवल की बात की जाए तो मे अकर विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन अमोनिया लेवल्स। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के अंदर आपका अमोनिया लेवल राइज करे, लेकिन इसके अंदर हाइपर अमोनीमिया के अंदर लाजमी आपका क्या होगा, अमोनिया लेवल राइज करेगा। दोनों के साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो आपके हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी बात की कन्फ्यूजन है, स्टेरेक्सिस की बात की जाती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस की बात की जाती है और कॉमा की बात की जाती है। अगर हम हाइपर अमोनीमिया देखेंगे कन्फ्यूजन है, सीजर्स हैं, लिथार्जी है, एटेक्सिया भी इसके अंदर आता है। अगर इनके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर लिवर डिजीज़ जो भी आपके अंडरलाइंग है आप उसे ट्रीट करेंगे और इसके अंदर अमोनिया की जो आपके मतलब रिलेटेड डिजीज़ आ रही है उसे अंडरलाइंग कॉज को इसके अंदर भी ट्रीट करेंगे। तो दोनों के अंदर अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करेंगे, सिम्टम्स थोड़े से वेरी करते हैं। हाइपर अमोनीमिया के अंदर आपके ब्लड लेवल लाजमी राइज करता है, बाकी क्लिनिकल जो चीज़ें होती हैं हम उसके थ्रू इसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। A 25-year-old patient with history of frequent infections and poor wound healing is found to have low serum zinc levels. What is the most likely underlying cause? 25 साल का पेशेंट है आपका, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं और वूंड हीलिंग बहुत पुअर है, यानी ज़ख़म जल्दी नहीं भर रहा और उसका सीरम जो जिंक लेवल है वो भी कम है। अंडरलाइन क्या कॉज हो सकती है? ए जिंक डेफिशिएंसी, बी विटामिन ए डेफिशिएंसी, सी विटामिन सी डेफिशिएंसी, डी आयरन डेफिशिएंसी। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है लो सीरम जिंक लेवल, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका जिंक डेफिशिएंसी है। इसी से इम्पेयर होता है आपका इम्यून फंक्शन और वूंड हीलिंग भी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बार बार आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं और वूंड रिपेयर भी आपका मुश्किल से होता है। अगर इनकी बात की जाए इन सारों की, जिंक डेफिशिएंसी अगर सबसे पहले देखें इसकी कॉज क्या है, आपकी इनएडिक्वेट डाइट्री और इनटेक या फिर मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, आपके खाने में सही से नहीं जा रही, आपकी सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही आपकी जिंक। अगर हम इसके की फीचर्स देखें, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन है, डिलेड वूंड हीलिंग है, साथ में हेयर लॉस, डायरिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, साथ में टेस्ट की डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। डायग्नोसिस क्या है, सीरम जिंक लेवल चेक किया जाता है, डाइट्री असेसमेंट की जाती है। विटामिन ए की बात की जाए तो वही बात है कि आपका खाने से सही तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। लेकिन इसके जो फीचर्स की बात करेंगे, इम्पेयर्ड विजन है, नाइट ब्लाइंडनेस इसमें आ सकती है, ड्राई स्किन, जीरोफ्थैल्मिया, इंक्रीज आपके पास कंडीशन आ सकती है, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन यानी बार बार इन्फेक्शंस का होना इसके अंदर भी हो सकता है।
सीरम रेटिनॉल लेवल्स इसके अंदर चेक किए जाते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी की बात की जाए तो वही बात है, डाइटरी इंटेक ठीक नहीं है, इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस हो सकती है, स्कर्वी हो सकती है, फटीग, ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट पेन, अनीमिया इस केस के अंदर हो सकता है। क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है, आपका डाइटरी हिस्ट्री ली जाती है। आयरन डेफिशिएंसी की बात की जाए, इनएडिक्वेट इंटेक, ब्लड लॉस भी हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है कि अगर आपका कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो चुका है, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड आयरन स्टोर्स हो जाएगा। फिटीग होगी, पेशेंट बार बार थोड़ा काम करेगा, थक ज़्यादा जाएगा। सांस जो होता है बार बार चढ़ने लग जाना जिसे कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाना, ब्रिटल नेल्स, पेलर स्किन यानी कि पिलाहट स्किन के ऊपर, ये चीज़ें कॉमन होती हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सीरम फेरेटिनिन लेवल चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपर यूरिसीमिया प्रेजेंट्स विद स्वेयर, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग।